तो आज हम लोगों का जो डिस्कशन है आपका सीसीएस पेंशन रूल 2021 के ऊपर है। वेरी गुड मॉर्निंग उपाध्याय जी। बट मुझे लगता है कि क्लास आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा, जो ऑनलाइन जो लोग क्लास में जुड़े हुए हैं, क्योंकि इंटरनेट का थोड़ा इशू है, पावर कट हुआ है और अभी तक आपका इलेक्ट्रिसिटी आया नहीं। तो इलेक्ट्रिसिटी आया नहीं तो हमको मोबाइल से जुड़ना पड़ रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा वॉइस में इशू हो सकता है। अगर कभी भी इशू आपको लगेगा तो आप प्लीज़ हमको बताइएगा, ठीक है, कि इशू हो रहा है। हम दोबारा उसको रिपीट कर देंगे, दोबारा आपको बता देंगे। और बहुत लंबा क्लास आज नहीं चलेगा, छोटा सा ही क्लास चलेगा। और इसके भीतर हम लोग बस वही होता है ना, कुछ मुंह मीठा हो जाए, तो हम लोग पेंशन रूल का मुंह मीठा करने वाले हैं। जहाँ पे हम लोग बस पेंशन रूल को शुरू करेंगे। बहुत ज़्यादा हम लोग पूरा पेंशन रूल ख़त्म एक क्लास में तो नहीं होगा, एटलीस्ट 4-5 क्लास हम लोगों को लगेगा। मुझे लगता है एटलीस्ट 4 से 5 क्लास हम लोगों को पेंशन रूल को देना पड़ेगा। तो आज हम लोग सुबह क्लास कर रहे हैं, शाम को भी एक क्लास रहेगा जिसमें हम लोग और कुछ पोर्शन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल आवाज़ सुनाई दे रहा है ना, जहाँ तक अभी अभी तक आप लोग सुन पा रहे हो? चलिए, थैंक यू मारियम जी। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं सीसीएस पेंशन रूल 2021। और एट ए ग्लांस अगर आप इस रूल को देखिएगा, पूरा रूल का अगर एक ओवरव्यू देखने का प्रयास करिएगा, तो इस रूल को हम पहले देखते हैं कि इस रूल को बनाया कैसे गया, है ना, क्यों बनाया गया। तो बोला जा रहा है यहाँ पे, ये देखिए, कोई भी रूल जब बनता है तो रूल बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का 2 आर्टिकल है जो प्रेसिडेंट को हमको पावर देता है ना। प्रेसिडेंट को पावर देता है कौन सा आर्टिकल? तो बोला जाता है प्रेसिडेंट को पावर देता है आर्टिकल 309, है ना। द प्रेसिडेंट हैज मेड दिस रूल इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 309। तो आर्टिकल 309 रहता है, और साथ ही साथ आर्टिकल 148 का क्लॉज 5 रहता है। तो इन दोनों प्रोविजन के आधार पे प्रेसिडेंट के द्वारा कोई भी रूल्स जो है वो बनाया जाता है। और जब भी कोई रूल बनाया जाता है तो देखिएगा उसमें एक बात और रखता है कि इन कंसल्टेशन विथ, एक कंसल्टेशन रहता है किसके साथ? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया विथ द कैग, है ना। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है उसके साथ एक कंसल्टेशन रहता है इन कनेक्शन विद द पर्सन सर्विंग इन इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं उस लोगों के संदर्भ में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के साथ कंसल्टेशन रहता है। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन का 2 आर्टिकल है जो हमको ये एम्पावर करता है, जो प्रेसिडेंट को ये एम्पावर करता है टू मेक ए रूल। कौन सा आर्टिकल है, ये आपके सवाल एग्जाम पे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। आर्टिकल 309 और क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 148, याद रहेगा। ये दो क्लॉज जो है, बहुत दो आर्टिकल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पे कभी भी पूछा जा सकता है। आर्टिकल 309 और आर्टिकल 148 का क्लॉज 5। कंसल्टेशन किसका चाहिए, फटाफट पब्लिक चैट में बताइए। इन कंसल्टेशन विथ होम, कंसल्टेशन किसका चाहिए, फटाफट पब्लिक चैट में बताइए। बिल्कुल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, किस मामले में? इन इन रिलेशन टू द पर्सन सर्विंग इन इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। कभी कभी आपको ना इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट डिपार्टमेंट इसके बदले IAAD ये भी लिखा हुआ मिलेगा। कभी कभी आपको IAAD ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, IAAD मतलब इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा टोटल पेंशन रूल में नंबर ऑफ रूल की संख्या है 87। टोटल 87 रूल है। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर इज 14, और टोटल 13 फॉर्म और 13 फॉर्मेट यहाँ पे आपका दिया गया है, ठीक है। 13 फॉर्म 13 फॉर्मेट, 14 को आपका चैप्टर, और टोटल नंबर ऑफ रूल कितना है? तो टोटल नंबर ऑफ रूल है 87, ठीक है। अब चैप्टर, कौन सा चैप्टर में क्या है वो भी हम लोग एक बार देखेंगे, पर अभी नहीं। पहले हम लोग एक पूरा रूल को एक बार ओवरव्यू देख लेंगे, और लास्ट में जाके हम लोग एक समराइज भी करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपके एग्जाम पे कौन सा चैप्टर में कोई पर्टिकुलर रूल बिलोंग करता है वो भी कभी कभी पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, ये कौन सा चैप्टर में है, कोई बताइएगा। ये सबसे इजी सवाल हो सकता है, हालांकि होगा नहीं, चैप्टर 1 में बताया गया है ना। तो इसका जो चैप्टर 1 है वो हमको बताता है प्रिलिमिनरी, है ना। चैप्टर 1 हमको बताता है
प्रिलिमिनरी, जहाँ पे 1 से लेके 4 तक रूल है। चैप्टर 2 में जब जाते हैं हम लोग तो वहाँ पे आपका बताया गया है अबाउट जनरल कंडीशन, है ना। इस प्रकार से आपका चैप्टर 3 में जब आते हैं तो चैप्टर 2 में भी आपका 6 से लेके, अब वहाँ पे हम लोग कहाँ से कहाँ तक देखें कि 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक वहाँ पे था चैप्टर 1 में। चैप्टर 2 में जब आइएगा तो 5 से लेके 10 तक आपको चैप्टर 2 में मिलेगा। चैप्टर 3 जो है ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहाँ पे आपको बताया जाएगा अबाउट क्वालिफाइंग सर्विस। क्वालिफाइंग सर्विस क्या होता है, इसका काउंट कैसे किया जाता है, कौन सा पीरियड को हम क्वालिफाइंग सर्विस बोलेंगे, उसको आपका चैप्टर 3 में बताया गया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग अलग अलग जो जो चैप्टर है वो सारा चैप्टर को देख लेंगे। अभी हम लोग आगे का देखते हैं, ठीक है। चैप्टर 4 जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका बताया गया अबाउट एमोलूमेंट्स एंड एवरेज एमोलूमेंट्स। एमोलूमेंट क्या होता है, एवरेज एमोलूमेंट क्या होता है, उसके बारे में बताया गया है ना। चलिए तो आगे का देख लेते हैं हम लोग, आज जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। पहला आते हैं हम लोग रूल 1, 1 बाई 1 हम लोग आते हैं। रूल 1 जो है ये कौन सा चैप्टर में आएगा, तो ये आ जाएगा मेरा चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 का नाम क्या है, उसका नाम है प्रिलिमिनरी, प्रिलिमिनरी, ठीक है। चलिए चैप्टर 1 हो गया प्रिलिमिनरी। अब यहाँ पे चलिए ये भी नोट कर देते हैं हम लोग कहाँ से कहाँ तक है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा रूल नंबर 1 टू रूल नंबर 4, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कोई भी रूल लागू कब से हुआ, द डेट ऑन विच दिस रूल हैज केम इनटू फोर्स, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीसीएस जो पेंशन रूल है ये आपका लागू कब से हुआ, केम इनटू फोर्स फ्रॉम विच डेट, तो 20 दिसंबर, 20 दिसंबर, आपका 20 दिसंबर 2021। कब से लागू हुआ, 20/12/2021, 20/12/2021 याद रहेगा। 20 दिसंबर 2021 से ये रूल हमारा लागू हुआ है। इस रूल को हम किस नाम से जानते हैं, इस रूल को हम सीसीएस पेंशन रूल 2021 नाम से जानते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपका यही सवाल हो सकता है कि लागू कब से हुआ है। ऊपर वाला तो पूछा जाने का कोई चांसेस है नहीं, नीचे वाला आपका चांसेस है लागू कब से हुआ है। तो एक बार डेट हमको पब्लिक चैट में बता दीजिए। 21/12 नहीं है, 20/12 है सीताराम जी, ठीक है। कंफ्यूज कर देते हैं कभी कभी, कन्विंस्ड मत करिए। मेरा एक दोस्त रहता है वो बोलता है चलिए ये कब से लागू हुआ है, 20/12/2021 से आपका लागू हुआ है, ठीक है। 21/12 नहीं, ठीक है सीताराम जी। चलिए सुबह सुबह नींद से उठे हैं और उस टाइम पे अगर आप ऐसा बात बताइएगा तो हालत खराब हो जाएगा ना। कभी कभी भावनाओं को समझा करिए। चलिए तो अभी हम लोग देखा कि ये रूल लागू कब से हुआ है, तो 20/12/2021 से लागू हुआ है। अब बात आता है ये रूल लागू किन किन लोगों के ऊपर होगा। तो पहला आता है एप्लीकेशन। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है। नॉर्मली रूल 2 में हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, बट यहाँ पे रूल 2 में आपका एप्लीकेशन बताया गया। तो ये इस रूल नंबर को आपका इंपॉर्टेंट बनाता है, ठीक है, कि कौन सा रूल में आपका इसके एप्लीकेशन के बारे में बताया गया। तो क्या बोला जा रहा है, बोला कि ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंटेड ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2003। तो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जिसका अपॉइंटमेंट 31 दिसंबर 2003 से पहले हुआ है या फिर 31 दिसंबर 2003 तक हुआ है, ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2003, इंक्लूडिंग इसके भीतर देखिए सारा गवर्नमेंट सर्वेंट के भीतर कौन कौन आएगा, बोला जा रहा है सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट इन डिफेंस सर्विस। डिफेंस सर्विस में जो सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट काम करते हैं, जैसे डिफेंस के अकाउंट डिपार्टमेंट हो गया, है ना, हु आर अपॉइंटेड सब्सटेंटिवली टू सिविल सर्विस एंड पोस्ट ऑन पेंशनेबल स्टैब्लिशमेंट। तो बोला जा रहा है डिफेंस सर्विस का जो सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे जिनका जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो अपॉइंटमेंट सब्सटेंटिवली किसी सिविल सर्विस या पोस्ट में हुआ है जो पेंशनेबल स्टैब्लिशमेंट के कैटेगरी में आता है, तो उनके ऊपर ये रूल लागू होगा। तो हमको याद रखना है सारा गवर्नमेंट सर्वेंट जो
सारा गवर्नमेंट सर्वेंट जो आपका 31 दिसंबर 2003 से पहले या 31 दिसंबर 2003 तक सर्विस में ज्वाइन किया, सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विस में ज्वाइन किया, तो उनके ऊपर ये रूल लागू होगा। इसके भीतर इंक्लूडेड कौन होंगे? नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि डिफेंस के ऊपर ये सारा रूल जो है लागू नहीं होता है, उनका अलग ही पेंशन रूल, अलग ही सारा रूल रहता है डिफेंस के ऊपर, ऑल इंडिया सर्विस के ऊपर, है ना। तो यहाँ पे बोला गया कि डिफेंस में भी जो सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट है, ये सारा रूल जब हम देखते हैं, सारा रूल में ये वाला पोर्शन कॉमन है कि सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट इज द डिफेंस सर्विस, तो उनके ऊपर लागू होगा। बस साथ ही साथ ये बात भी बोल दिया कि सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट होगा मतलब लागू होगा ऐसा है नहीं, बस जिस पोस्ट में, जिस सर्विस में उनका सब्सटेंटिव अपॉइंटमेंट हुआ है, वो आपका पेंशनेबल स्टैब्लिशमेंट होना चाहिए, तब जाके उनके ऊपर भी ये रूल लागू होगा। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया गया कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जिन्होंने इंडक्शन ट्रेनिंग किया है, जिन्होंने इंडक्शन ट्रेनिंग किया है, कब किया है? तो बोला गया 1 और बिफोर 31 दिसंबर 2003। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जिन्होंने इंडक्शन ट्रेनिंग किया है 31 दिसंबर 2003 तक, तो बोला जा रहा है, और फर्दर उसका जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो रेगुलर बेसिस पे हुआ है, कब? आफ्टर 31/12/2003। बोला जा रहा है भैया उसके ऊपर भी ये रूल लागू होगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर बोला जा रहा है पर्सन हु वॉज कन्फर्ड टेम्पोररी स्टेटस ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2003। तो हम लोग जानते हैं कि कैजुअल लेबर में सर्टेन पीरियड काम करने के बाद टेम्पोररी स्टेटस मिलता है। तो टेम्पोररी स्टेटस मिलने के बाद, मान लीजिए किसी को टेम्पोररी स्टेटस मिल गया 31/12/2003 तक, है ना, उस डेट को या फिर उसके पहले, और बाद में उनका जो एमटीएस में अपॉइंटमेंट हुआ है वो अपॉइंटमेंट हुआ है लेटर 1, है ना। तो बोला जरा इस केस में भी उस बंदा जो है आपका इस सीसीएस पेंशन रूल 2021 के द्वारा गवर्न होंगे, ठीक है। अब आते हैं, एक बात बताया गया है कि ऑप्शन फॉर्म के बारे में। ऑप्शन फॉर्म के बारे में क्या बताया गया? ऑप्शन फॉर्म के बारे में देखिए बताया जा रहा है कि अपॉइंटमेंट अगर 31/12/2003 के बाद हुआ है इन गवर्नमेंट सर्विस, तो यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट जिसका अपॉइंटमेंट 31/12/2003 के बाद हुआ है, उन लोगों के लिए एक ऑप्शन फॉर्म फर्निश करने का ऑप्शन दिया गया। क्या बोला गया? बोला कि भाई तुम्हारा अगर डेथ हो जाएगा तो तुम्हारा फैमिली को कौन सा बेनिफिट मिलेगा, कौन सा पेंशन मिलेगा, क्या होगा, इसके बारे में ऑप्शन फर्निश करने का ऑप्शन हमको दिया गया। तो बोला गया इफ ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड, मतलब अगर हमने ऑप्ट किया, है ना, इफ द ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड अंडर रूल 10 ऑफ सीसीएस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनपीएस रूल्स 2021। इस रूल नंबर को याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन फॉर फर्निश करने के बारे में कहाँ पे बताया गया? तो रूल 10 ऑफ सीसीएस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनपीएस रूल्स 2021 में ऑप्शन फॉर्म को एक्सरसाइज के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया? तो बोला गया ऑन डेथ, अगर किसी बंदे का डेथ हो जाता है या फिर कोई बंदा डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस हो जाता है, किस ग्राउंड पे? ऑन द ग्राउंड ऑफ इनवैलिडेशन। अगर वो इनकैपेसिटेटेड हो जाता है, मेडिकली अनफिट हो जाता है, उनको इनवैलिड घोषित कर दिया जाता है, या फिर उनका डेथ हो जाता है, और हमने क्या किया इस जगह पे उनको बेनिफिट्स जो है वो मैं देने वाला हूं, गवर्नमेंट देने वाला है। कौन सा बेनिफिट? नंबर 1, अगर इनवैलिडेशन के ग्राउंड पे हुआ है तो उसको दिया जाएगा इनवैलिड पेंशन, इनवैलिड पेंशन। अब इनवैलिड पेंशन के बारे में कौन सा रूल में बताया गया? तो रूल 39 में बताया गया, याद रखना है, इनवैलिड पेंशन के बारे में रूल 39 पे बताया गया। फैमिली पेंशन के बारे में कहाँ पे बताया गया? तो बोला गया फैमिली पेंशन के बारे में रूल 50 में बताया गया, ठीक है। और बोला जा रहा है रूल 50 में बताया गया फैमिली पेंशन के बारे में, इनवैलिड पेंशन के बारे में बताया गया रूल 39 में। तो अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का डेथ हो जाता है या फिर इनवैलिडेशन के ग्राउंड पे वो सर्विस से निकाल दिया जाता है, तो वहाँ पे वो ऑप्शन, वहाँ पे अगर वो पहले से ऑप्शन फर्निश किया है और उन्होंने ओल्ड पेंशन सिस्टम ओपीएस को अगर ऑप्ट किया हुआ है, तो उनका जो गवर्नमेंट, वो जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसका जो फैमिली मेंबर्स है उनको वो बेनिफिट मिल जाएगा, इनवैलिड पेंशन या फैमिली पेंशन मिल जाएगा। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो हो सकता है, नंबर 1 आपको रूल याद रखना है, सीसीएस इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनपीएस रूल 2021 का रूल
10, रूल 10 ऑफ सीसीएस इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनपीएस रूल 2021। साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखना है, इनवैलिड पेंशन के बारे में कौन सा रूल पे बताया गया, बताइए पब्लिक चैट में फटाफट से। इनवैलिड पेंशन के बारे में कौन सा जगह पे बताया गया, कौन सा रूल पे आपका बताया गया? बिल्कुल, वेरी गुड आकाश, देवेन, अनिल, प्रदीप, सीताराम, वेरी गुड महेश जी, विश्वनाथ। चलिए, वेरी गुड दीपंकर जी। तो ये आपका क्या हुआ? तो ये हमारा हमने यहाँ पे देख लिया कि रूल 10 में बताया गया, 39 में बताया गया इनवैलिड पेंशन के बताए बारे में। अच्छा बताइए फैमिली पेंशन के बारे में कहाँ पे बताया गया? फैमिली पेंशन के बारे में, फैमिली पेंशन रूल 50 में बताया गया। तो फैमिली हमारे जीवन का आधा हिस्सा होता है, फैमिली पेंशन के बारे में रूल 50 में बताया गया है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगला वाला। अब बोला जा रहा है इफ द ऑप्शन इज नॉट एक्सरसाइज्ड, अगर मैंने ऑप्शन फर्निश नहीं किया, मतलब मैंने अगर रूल 10 के द्वारा ये जो ऑप्शन दिया गया था कि आप ओपीएस को चूज कर सकते हो, अगर उसको चूज नहीं करेंगे, उसको ऑप्ट फॉर नहीं करेंगे और हम एनपीएस में ही रहना चाहेंगे तो क्या होगा? तो बोला गया ऑन डेथ और डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस ऑन द ग्राउंड ऑफ इनवैलिडेशन द बेनिफिट ऑफ एनपीएस शैल बी पेएबल टू द गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर हमने इसको चूज नहीं किया तो हमारे फैमिली को बेनिफिट कौन सा मिलेगा? तो एनपीएस का जो बेनिफिट है वो बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिया किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, क्या होता है, नहीं होता है। अब आते हैं हम लोग ये लागू किसके किसके ऊपर नहीं होगा। यहां से भी एक 2 नंबर का सवाल कभी भी बन सकता है देवी और सजनों, इधर ध्यान दीजिएगा। कौन सा वो गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसके ऊपर ये रूल लागू नहीं होगा? तो सारा रूल के तरह यहाँ पे भी देखिए रेलवे के ऊपर लागू नहीं होगा। फिर बोला गया कैजुअल एंड डेली रेटेड एम्प्लॉयमेंट, उसके ऊपर लागू नहीं होगा। कंटीजेंसी फंड से जिसको पेमेंट किया जा रहा है उनके ऊपर लागू नहीं होगा। जो लोगों को कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट मिलता है, जो लोगों को कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट मिल रहा है, उन लोगों को आपका इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर ऑल इंडिया सर्विस वाला जो लोग हैं उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा। फिर जो आपका हमारा एक था टाइगर वाला सलमान खान जो है फॉरेन मिशन में जिसको भेजा गया है ना, फॉरेन कंट्री में किसी उसका लोकल रिक्रूटमेंट हुआ है, तो बोला जा रहा है पर्संस रिक्रूटेड लोकली इन फॉरेन कंट्रीज, है ना, फॉर द पर्पस ऑफ एनी फॉरेन मिशन हम लोग उसको बोलते हैं, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो चाहे वो कॉन्सुलर हो, तो उस केस में हम उनको क्या बोलते हैं? उस केस एक मिनट प्लीज वेट करिए। हाँ भाई, हाँ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग हो गया। अरे पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, उठ गए थे। हाँ 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 हाँ, वही एक्चुअली कल रात। पेंशन पेंशन, आप तो पढ़ाए नहीं हमको इसलिए शुरू किया। चलिए अच्छा वो हाँ हाँ हाँ, कर दिए वो। अरे वो वाला में नहीं हो रहा था हम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़े। आवाज सुनाई दे रहा है? क्लियर है? क्लियर है ना, दिक्कत नहीं हो रहा है ना? अच्छा मतलब मोबाइल पे भी चल जाता है, आप लोग सुन पा रहे हो, ये अच्छी बात है। हम तो मेरे मोबाइल को खाली कोसते रहते हैं कि ये कोई काम का नहीं है। चलिए, तो ये हम लोग देख लिया कि आपका एक था टाइगर के ऊपर भी ये रूल लागू नहीं होगा, है ना, मिशन अब्रॉड वाला जो है सलमान खान के ऊपर ये रूल लागू नहीं होगा। फिर क्या बोला गया? बोला जी पर्सन एम्प्लॉयड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, जो कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज है जिसको कॉन्ट्रैक्ट में एम्प्लॉयमेंट मिला है, अनलेस देयर इज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट पे ऐसा उल्लेख किया हुआ है कि नहीं भाई इसको भी हम लोग पेंशन रूल के तहत गवर्न करेंगे, तो द मैटर इज डिफरेंट। अदरवाइज द एम्प्लॉयज हु हैव बीन एम्प्लॉयड अंडर कॉन्ट्रैक्ट उनके ऊपर ये रूल जो है आपका लागू नहीं होगा। फिर person whose terms and condition of service are regulated under the provision of constitution or any other law at the time being in force, तो जो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जिसका जो आप गवर्न किया जाता है वो डायरेक्टली अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो है और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उसको डायरेक्ट गवर्न किया जाता है, या फिर कोई दूसरा लॉ जो पेंशन लॉ नहीं है, पेंशन रूल नहीं है, उसके अलावा अगर कुछ कुछ दूसरा लॉ से
उनको गवर्न किया जाता है, तो उनके ऊपर भी ये रूल आपका लागू नहीं होगा। तो क्या देखे हमने यहाँ पे शुरू से लेके अगर हम लोग एक बार देखें तो रेलवे के ऊपर लागू नहीं होगा, कैजुअल एंड डेली रेटेड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर लागू नहीं होगा, कंटीजेंसी वाला के ऊपर लागू नहीं होगा, सीपीएफ वाला के ऊपर लागू नहीं होगा, ऑल इंडिया सर्विस वाला के ऊपर लागू नहीं होगा, मिशन अब्रॉड यानी कि लोकली रिक्रूटेड पर्सन इन फॉरेन कंट्रीज उनके ऊपर ये रूल लागू नहीं होगा। फिर जिसका कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज है अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट पे अगर नहीं दिया हुआ है तो लागू नहीं होगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा डायरेक्ट किसी का सर्विस रूल रेगुलेटेड किया जाएगा, देखिए एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ही हमारा पेंशन रूल बना उसके अंदर में गवर्न हो रहा है, एक हो रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्ट अंडर में आ रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्ट अंडर में जो आएगा उनके ऊपर ये रूल लागू नहीं होगा। साथ ही साथ अगर कोई दूसरा लॉ अदर देन पेंशन रूल जो है उसके द्वारा कोई गवर्न हो रहा है, जैसे एनपीएस के द्वारा कोई गवर्न हो रहा है, तो उनके ऊपर भी ये रूल आपका लागू नहीं होगा। तो ये हम लोग देख लिए कि किस किस के ऊपर लागू होगा, किस किस के ऊपर लागू नहीं होगा। अब एक सवाल का जवाब हमको दीजिए, एप्लीकेशन के बारे में किसके किसके ऊपर लागू होगा, एप्लीकेशन के बारे में कौन सा पेंशन रूल पे बताया गया है। फटाफट से बताइए। बिल्कुल पेंशन रूल ये दो में आपका बताया गया है। चलिए और एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देखे हुए थे कि पेंशन रूल लागू कब से हुआ था, डेट एक बार फटाफट से बताइए, लागू कब से हुआ था। चलिए वेरी गुड, सीताराम जी, प्रवीण जी, देवेन जी, वेरी गुड, 20/12/2021। अच्छा बताइए, ऑप्शन फॉर फर्निश करने के बारे में जो हम लोग डिस्कस किए थे उसके बारे में कौन सा रूल, मतलब जो हमारा रूल है आप लोग तो जानते हैं एनपीएस इम्प्लीमेंटेशन रूल, उसका कौन सा रूल में, रूल 10 में आपका ये बात बताया गया था। बहुत बढ़िया है। चलिए आगे आते हैं हम लोग, आगे यहाँ पे दो बात और बताया गया, बोला कि टेम्पोररी सर्वेंट्स विथ लेस देन 10 years ऑफ सर्विस, temporary servants with less than 10 years of service who retires on superannuation is eligible for gratuity as permanent government servant। तो जो टेम्पोररी गवर्नमेंट सर्वेंट का 10 साल से कम हुआ था है ना, और उसने आपका रिटायर कर गया ऑन सुपर एनुएशन, सुपर एनुएशन पे उनका रिटायरमेंट हो चुका है, तो बोला जा रहा है उन लोगों को भी ग्रेचुइटी मिलेगा, जैसे किसी परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलता है वैसे उन लोगों को भी आपका ग्रेचुइटी मिलेगा। और यहाँ पे खास बात बताया गया कि परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट और टेम्पोररी गवर्नमेंट सर्वेंट को पेंशन रूल अलग नहीं करता है ना। अगर टेम्पोररी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनके ऊपर ये रूल लागू है, तो जिस तरीके से परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर लागू होगा, सिमिलरली आपका टेम्पोररी गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर भी ये रूल लागू होगा। ठीक है, तो यहां तक हमारा डेफिनेशन एप्लीकेशन का पोर्शन था। अब हम लोग एक लंबा वाला रूल में आएंगे जहां पे बहुत सारा डेफिनेशन दिया गया है। आप अगर देखिएगा बहुत सारा डेफिनेशन दिया गया है जिसके भीतर कुछ कुछ डेफिनेशन से एग्जाम पे आपका सवाल भी बन सकता है, तो हम लोग अभी उस डेफिनेशन को थोड़ा सा देख लेंगे। तो पहला डेफिनेशन जो यहाँ पे दिया गया वो बताया गया अबाउट अकाउंट ऑफिसर के बारे में। क्या बताया गया, अबाउट अकाउंट ऑफिसर। क्या बोला जा रहा है देखिए, तो बोला जा रहा है अकाउंट ऑफिसर मींस एन ऑफिसर वट एवर हिज डेजिग्नेशन, तो डेजिग्नेशन आपको मैटर नहीं कर रहा है, कोई भी ऑफिसर जो मेंटेन करता है, किसको मेंटेन करता है, अकाउंट को मेंटेन करता है। और किसका अकाउंट को मेंटेन करता है, तो इट मेंटेन्स द अकाउंट ऑफ ए मिनिस्ट्री, इट मेंटेन्स द अकाउंट ऑफ ए डिपार्टमेंट, और इट मेंटेन्स द अकाउंट ऑफ ए ऑफिस, है ना। तो कोई भी ऑफिसर वॉट एवर हिज डिजिग्नेशन डजेंट मैटर, हु मेंटेन्स द अकाउंट ऑफ ए मिनिस्ट्री, ऑफ ए डिपार्टमेंट, ऑफ ए ऑफिस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी। देखिए सवाल यहां से पूछेगा, सवाल आपको यहां से पूछेगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर यूनियन टेरिटरी का, इसका कोई मिनिस्ट्री है, कोई डिपार्टमेंट है, कोई ऑफिस है, उसका अकाउंट जो मेंटेन करता है उसको हम बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे अकाउंट ऑफिसर, जिसके भीतर अकाउंट्स जनरल जो है, जिसके भीतर अकाउंटेंट जनरल जो है वो भी शामिल है। ठीक है, तो सवाल आपको यहां से इस तरीके से पूछा जा सकता है कि किसका किसका अकाउंट मेंटेन किया जा सकता है, उसके भीतर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट दे दिया, स्टेट गवर्नमेंट दे दिया, यूनियन टेरिटरी दे दिया, तीनों दे दिया,
है ना। तो हमको याद रखना है कि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं होगा, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी ही होगा। उसके भीतर अकाउंटेंट जनरल है वो शामिल होगा। उसका डिजिग्नेशन क्या है अकाउंट ऑफिसर का, इसके बारे में कहीं पे बताया नहीं गया। बोला गया ई रेस्पेक्टिव ऑफ हिज डिजिग्नेशन वट एवर हिज डिजिग्नेशन इज, है ना, दैट डजेंट मैटर। मैटर क्या करेगा कि वो अकाउंट को मेंटेन करता है किसी मिनिस्ट्री का, किसी डिपार्टमेंट का, किसी ऑफिस का। ठीक है, तो ये हो गया मेरा अकाउंट ऑफिसर। आगे आते हैं हम लोग एलओटी। एलओटी के बारे में क्या बोला गया, तो बोला जा रहा है एलओटी मीन्स ए गवर्नमेंट सर्वेंट टू हुम द गवर्नमेंट एकोमोडेशन हैज बीन अलॉटेड, जिसको हम गवर्नमेंट एकोमोडेशन दिए हुए हैं, मतलब जो मेरे गवर्नमेंट के क्वार्टर में रहता है और उसके लिए वो कुछ इधर लाइसेंस फी पे करता है या फिर कुछ और पे करता है ना, on the payment of license fee or otherwise if a government accommodation has been allotted sorry, if the government accommodation has been allotted to a person, allotted to a government servant, तो उस government servant जिसको accommodation हम दिए हैं उसी को हम allotee बोलेंगे, जिसको allotment किया उसी को हम allotee बोलेंगे, है ना। इसके भीतर कुछ खास है नहीं। अब आते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एवरेज एमोलुमेंट। देखिए सवाल यहां से पूछेगा, एवरेज एमोलुमेंट के बारे में सवाल आपको पूछ सकता है एग्जाम पे कि एवरेज एमोलुमेंट्स आप किसको बोल रहे हो। ठीक है, चलिए हम लोग दो देख लेते हैं। हाँ, तो एवरेज एमोलुमेंट के बारे में कहाँ पे बताया गया, तो बोला गया, ये आप रूल नंबर भी ना इसका याद रख सकते हो, 3 के C, है ना। देखिए ये आपका रूल नंबर, आपको ध्यान रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेफिनेशन नॉर्मली 2 पे रहता है पर पेंशन रूल में डेफिनेशन जो है 3 में है। तो आपको अगर एग्जाम पे सवाल देगा तो इस प्रकार से भी दे सकता है कि एवरेज एमोलुमेंट हैज बीन डिफाइंड अंडर विच सीसीएस पेंशन रूल, तो आपको दे दिया 2 का C, 2 का B, 3 का C, 3 का D, तो आपको याद रखना है कि एवरेज एमोलुमेंट को कहाँ पे बताया गया, तो 3 के C में बताया गया। बहुत इंपॉर्टेंट ये रूल है। बोला जा रहा है लास्ट 10 मंथ्स एवरेज बेसिक पे, जो मेरा लास्ट 10 महीने का एवरेज बेसिक पे रहेगा उसी को हम बोलेंगे एवरेज एमोलुमेंट। अब ये लास्ट 10 मंथ कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो बोला गया फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो द लास्ट 10 मंथ्स बेसिक जो एवरेज बेसिक पे है दिस इज कॉल्ड एवरेज एमोलुमेंट। और ये लास्ट 10 मंथ कहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डेट ऑफ रिटायरमेंट से कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर है। अब ये तो इंपॉर्टेंट है ही, एमोलुमेंट क्या है, एवरेज एमोलुमेंट क्या है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भविष्य, ये आपके एग्जाम पे सवाल कभी भी पूछा जा सकता है, 2 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, अगर ये पूछेगा तो बताइएगा कि हम बोले हुए थे क्वेश्चन को। ठीक है, बोला जा रहा है एन ऑनलाइन सिस्टम फॉर सैंक्शन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, तो ऑनलाइन सिस्टम जो है रिटायरमेंट बेनिफिट सैंक्शन, उसका नाम क्या है ना, द नेम ऑफ द ऑनलाइन सिस्टम फॉर सैंक्शन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, ट्रैकिंग ऑफ सेक्शन, ट्रैकिंग ऑफ सेक्शन एंड पेमेंट ऑफ पेंशन। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, क्या नाम है इसका, एक बार फटाफट बता दीजिए। ऑनलाइन सिस्टम में हम लोग जो ट्रैकिंग करते हैं, ऑनलाइन सिस्टम में जो रिटायरमेंट बेनिफिट को पेंशन पेमेंट किया जाता है, आपका रिटायरमेंट बेनिफिट का, है ना, पेंशन पेमेंट किया जाता है, उसका नाम क्या है, भविष्य उसका नाम है। भविष्य के बारे में 3D में बताया गया। ठीक है, हमारा भविष्य जो है वो 3D है, हमारा भविष्य जो है वो अच्छा है ना, तो 3D भविष्य है ना। तो भविष्य के बारे में 3D में बताया गया। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग चाइल्ड। चाइल्ड को यहाँ पे डिफाइन किया गया। तो चाइल्ड का मतलब क्या है, तो चाइल्ड मीन्स सन और डॉटर ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज एलिजिबल टू रिसीव द डेथ ग्रेचुइटी और फैमिली पेंशन। तो गवर्नमेंट सर्वेंट का लड़का या लड़की, बेटा या बेटी जो एलिजिबल है टू रिसीव द ग्रेचुइटी और फैमिली पेंशन उसी को हम चिल्ड्रन चाइल्ड बोलेंगे। ठीक है, चाइल्ड के भीतर सन भी हो सकता है, चाइल्ड के भीतर डॉटर भी हो सकता है। द कंडीशन इज दैट ही इज एलिजिबल और शी इज एलिजिबल टू रिसीव द डेथ ग्रेचुइटी एंड फैमिली पेंशन, तो उसी को हम चाइल्ड बोलेंगे। अब आते हैं हम लोग डियरनेस रिलीफ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, बोला जा रहा है डियरनेस रिलीफ मीन्स डियरनेस रिलीफ ऑन पेंशन एंड फैमिली पेंशन। तो डियरनेस रिलीफ का मतलब होता है डियरनेस रिलीफ जो हमको मिलता है पेंशन में या फिर फैमिली पेंशन में, उसी को हम डियरनेस रिलीफ जो है बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डिफेंस सर्विस। यहाँ पे डिफेंस सर्विस को डिफाइन किया गया, क्या बोला जा रहा है, डिफेंस सर्विस मीन्स सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो सर्विस किया जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे हम डिफेंस सर्विस बोलते हैं, जिसके भीतर इंक्लूड हो रहा है कौन, बोला जा रहा है डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट, जिसके भीतर डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट जो है वो इंक्लूडेड है। और जिन लोगों का पेमेंट जो हो रहा है वो आपका सिविल एस्टीमेट से किया जा रहा है ना, सिविल एस्टीमेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसके भीतर इंक्लूडेड कौन नहीं है, तो आर्म फोर्स इंक्लूडेड नहीं है, नेवी इंक्लूडेड नहीं है और एयरफोर्स इंक्लूडेड नहीं है। तो बेसिक फंडा क्या हुआ, डिफेंस सर्विस में हम उन लोगों के बारे में बता रहे हैं जिन लोगों के ऊपर पेंशन रूल लागू होता है। अब पेंशन रूल लागू किसके ऊपर होता है, तो हम लोग देखे थे सिविलियन पेड फ्रॉम डिफेंस सर्विस एस्टीमेट, सिविलियन पेड फ्रॉम डिफेंस सर्विस एस्टीमेट, जिसके भीतर हम लोग देखे थे अकाउंट डिपार्टमेंट का जो एम्प्लॉयज था डिफेंस का वो आपका शामिल था। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो डिफेंस सर्विस होगा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ही आएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के भीतर ही आएगा, इसके भीतर डिफेंस का अकाउंट डिपार्टमेंट जो है वो शामिल होगा। और बोला जा रहा है इनका जो सैलरी, इनका जो पेमेंट हो रहा है वो पेमेंट कहाँ से हो रहा है, तो सिविल एस्टीमेट से हो रहा है, सिविल एस्टीमेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो सिविल एस्टीमेट है वहां से उनको पेमेंट किया जा रहा है। शामिल कौन कौन नहीं होगा, तो आर्म फोर्स, नेवी और एयरफोर्स, ये लोग आपका इसके भीतर शामिल नहीं होंगे। क्लियर है। अगला इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एमोलूमेंट्स, अगला इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एमोलूमेंट्स। एमोलूमेंट्स के बारे में कहाँ पे बताया गया, तो एमोलूमेंट्स के बारे में 3H में बताया गया, एमोलूमेंट्स के बारे में 3 के H में आपका बताया गया। एमोलूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम पे सवाल पूछा जा सकता है कि इन CCS पेंशन रूल एमोलूमेंट्स मींस बेसिक पे ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। क्लियर है, एमोलूमेंट्स के भीतर आपका डीए शामिल नहीं होगा, इसको ध्यान रखना है। एमोलूमेंट का मतलब बेसिक पे ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, एमोलूमेंट का मतलब बेसिक पे ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। ये सवाल एग्जाम पे आपका पूछा जा सकता है कि एमोलूमेंट्स किसको कहलाया जाएगा, तो बोला जा रहा है भैया जो उसका बेसिक पे है वही उसका एमोलूमेंट है, इसको हमको याद रखना है। ठीक है। फैमिली पेंशन ऑलरेडी हम लोग देखे हुए थे, फैमिली पेंशन को कहाँ पे बताया गया, रूल 50 में बताया गया। साथ ही साथ हम लोग और एक पेंशन के बारे में देखे थे, इनवैलिड पेंशन। एक बार फटाफट से पब्लिक चैट के बताइए इनवैलिड पेंशन के बारे में कहाँ पे बताया गया था। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल, है ना। तो हम लोग नॉर्मली, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि 40 के बाद ही ज़्यादातर लोग जो होता है ना बीमार पड़ता है, वो दवाई का ज़रूरत पड़ता है, हाई प्रेशर, ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज़, ये 40 के एज में होता है ना। तो 40 के जस्ट पहले 39 में लोग इनवैलिड हो जाता है ना, 39 में लोग इनवैलिड हो जाता है, इसलिए 39 में आपका इनवैलिड पेंशन के बारे में बताया गया था। ठीक है। आगे आते हैं हम लोग फॉरेन सर्विस। फॉरेन सर्विस हमेशा से इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रहा है, कोई भी एग्जाम हो ये आपका पूछा जाने का चांसेस रहता है। तो यहाँ पे बोला गया गवर्नमेंट सर्वेंट रिसीव्स हिज पे विथ द सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। देखिए ये बात को ध्यान दीजिए, अगर कोई फॉरेन सर्विस में है उनको जो पे मिल रहा है, दे तो रहा है फॉरेन एम्प्लॉयर है जो भी है जैसे भी मिल रहा है, बट बोला जा रहा है द सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड, वो पैसा लेने के लिए, रिसीव करने के लिए सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड। और यहाँ पे उनको जो सैलरी मिलता है, जो पे मिलता है, इट इज गिवन कहाँ से, फ्रॉम एनी सोर्स, किसी भी सोर्स से हो सकता है, डजेंट मैटर, बट द सोर्स इज अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, है ना। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बाहर से होना चाहिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है। फॉरेन सर्विस में जब हम आते हैं यहाँ पे एक्चुअली साथ में और ये भी ऐड होना चाहिए, इंडिया, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। ठीक है। तो कहाँ कहाँ से, तो बोला गया गवर्नमेंट सर्वेंट रिसीव्स हिज पे विथ द सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट का सैंक्शन रहेगा, जो पेमेंट होगा वो दूसरा किसी सोर्स से होगा। कौन सा सोर्स से, बोला गया अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी। इसके अलावा बाकी कहीं से भी अगर किसी को सैलरी मिल रहा है, पे मिल रहा है विथ द सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, तो इट विल बी ट्रीटेड एज फॉरेन सर्विस। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग फॉरेन सर्विस बोलेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बोला जा रहा है गवर्नमेंट ड्यूज। तो गवर्नमेंट ड्यूज के मामले में, ड्यूज का मतलब आप जानते ही हैं, जैसे आपने हमसे कुछ उधार लिया,
है ना। तो वो पैसा आपने हमको वापस किया नहीं, तो ये हो गया आपका ड्यूज। तो बोला जी गवर्नमेंट ड्यूज का मतलब वो ऐसा पैसा है जिसको हम लोग रूल 67 के सब रूल 2 में डिफाइन किए हुए हैं, बताए हुए हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, रूल 67 के सब रूल 2 में गवर्नमेंट ड्यूज के बारे में बताया गया। कहाँ पे? रूल 67 के सब रूल 2 में गवर्नमेंट ड्यूज के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब आते हैं गवर्नमेंट का डेफिनेशन। यहां पे डिफाइन किया गवर्नमेंट को, क्या बोला गया? गवर्नमेंट मींस सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। एक बार याद रखना है कि गवर्नमेंट मींस ठंडा मतलब कोका कोला, और गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के भीतर ना स्टेट गवर्नमेंट आ रहा है ना यूनियन टेरिटरी आ रहा है। यहां पे आपको डेफिनेशन याद रखना है, गवर्नमेंट मींस सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े। आगे बोला जा रहा है ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी में क्या बोला जा रहा है? ग्रेचुइटी इंक्लूड्स, देखिए ये सवाल आपको पूछ सकता है कि ग्रेचुइटी के भीतर कौन सा ग्रेचुइटी आता है। ठीक है, अब अभी थोड़ा आप लोग शांत रहिएगा, ऐसा नहीं कि अभी आपको हमको सारा चीज क्लियर कर लेना है। जो हमारा पेंशन रूल पढ़ने का नियम यही है कि हम लोग धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, और ये आपका कभी कभी छोटा सा फूल जैसा होता है ना, पत्ते के अंदर पत्ता, पत्ते के अंदर पत्ता, तो अंदर गहरा से गहरा हम लोग जाते जाएंगे, है ना। तो अभी से ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि ये टर्म क्या है वो टर्म क्या है। हम लोग एक एक करके सारा चीज़ को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, सारा चीज़ को क्लियर किया हुआ है। ग्रेचुइटी के भीतर क्या क्या चीज़ आता है? तो ग्रेचुइटी के भीतर आता है आपका सर्विस ग्रेचुइटी, इसके भीतर आता है रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, इसके भीतर आता है आपका डेथ ग्रेचुइटी, इसके भीतर आता है आपका रेसिड्यूअरी ग्रेचुइटी। तो 4 प्रकार ग्रेचुइटी के बारे में यहाँ पे बताया गया है ना। SRDR सर्विस ग्रेचुइटी, रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, डेथ ग्रेचुइटी, रेसिड्यूअरी ग्रेचुइटी। ठीक है, अब सर्विस ग्रेचुइटी के बारे में कहाँ पे बताया गया? तो इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे रूल 44 में। सर्विस ग्रेचुइटी के बारे में हम लोग डिटेल्स में कहाँ पे पढ़ेंगे? रूल 44 में। रिटायरमेंट और डेथ ग्रेचुइटी जो है इसके बारे में कहाँ पे पढ़ेंगे? तो बोला कि भैया इसके बारे में रूल 45 में पढ़ेंगे। तो 44 के साथ एक ऐड कर दीजिए तो आ जाता है 45। तो रिटायरमेंट ग्रेचुइटी और डेथ ग्रेचुइटी के बारे में हम लोग सब रूल 1 ऑफ आपका रूल 45 में पढ़ेंगे। फिर आता है आपका रेसिड्यूअरी ग्रेचुइटी। रेसिड्यूअरी ग्रेचुइटी के बारे में हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे? तो रेसिड्यूअरी ग्रेचुइटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आपका रूल 45 के सब रूल 3 में। ठीक है, रूल 45 के सब रूल 3 में याद रहेगा। इसको कैसे कैलकुलेट होता है वहां पे जाके हम लोग कौन सा केस में कितना अमाउंट आपका मैक्सिमम मिलेगा, है ना, कौन सा ग्राउंड पे मिलेगा, कैसे उसका कैलकुलेशन होता है, बेसिक पे का कितना परसेंटेज ये आपका होगा, है ना। तो ये सारा चीज जो है हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हमको यही याद रखना है, सर्विस ग्रेचुइटी 44, सर्विस ग्रेचुइटी 44, रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, डेथ ग्रेचुइटी 45 का सब रूल 1, रेसिड्यूअरी ग्रेचुइटी 45 का सब रूल 3। ये 3 चीज हमको यहां से याद रखना है जो एग्जाम पे कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब डिफाइन किया गया है यहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट को। हेड ऑफ डिपार्टमेंट को क्या बोला जा रहा है? हेड ऑफ डिपार्टमेंट मीन्स एन ऑथोरिटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 ऑफ डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स 1978। शेड्यूल 1 डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल 1978 का शेड्यूल 1 में किसको बताया गया? हेड ऑफ डिपार्टमेंट के बारे में बताया गया। तो आपको यहाँ पे 2 चीज याद रखना है, एक है हेड ऑफ डिपार्टमेंट, एक है हेड ऑफ ऑफिस। दोनों के बारे में डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स 1978 में बताया गया। बस याद रखना है हेड ऑफ डिपार्टमेंट को कहाँ पे बताया गया? शेड्यूल 1 में। और आपका हेड ऑफ ऑफिस को के बारे में कहाँ पे बताया गया? तो रूल 14 में। हेड ऑफ ऑफिस रूल 14, हेड ऑफ डिपार्टमेंट शेड्यूल 1, हेड ऑफ डिपार्टमेंट शेड्यूल 1 और हेड ऑफ ऑफिस रूल 14। ठीक है, अब हेड ऑफ ऑफिस में एक और बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे रखा गया कि हेड ऑफ ऑफिस जो होगा वो कोई गेजेटेड ऑफिसर ही होगा। इसके बारे में यहाँ पे अलग से बोल दिया गया कि रूल 14 में जो डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स के बारे में बताया गया है ना, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स का रूल 14 में हेड ऑफ ऑफिस के बारे में बताया गया, और वहां पे ये भी बोला गया कि ऑफिसर जो रहेगा वो आपका गेजेटेड ऑफिसर होगा। हेड ऑफ डिपार्टमेंट कहाँ पे बताया गया? तो डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स के शेड्यूल 1 में बताया गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए फटाफट से एक बार हमको बताइए सर्विस ग्रेचुइटी के बारे में कहाँ पे बताया गया? सर्विस ग्रेचुइटी के बारे में कहाँ पे बताया गया? बिल्कुल रूल 44 में बताया गया। वेरी गुड। अच्छा बताइए रिटायरमेंट ग्रेचुइटी और डेथ ग्रेचुइटी इसके बारे में कहाँ पे बताया गया? 45 का सब रूल 1 में, 45 के सब रूल 1 में। वेरी गुड। रेसिड्यूअरी पेनल्टी के बारे में कहाँ पे, रेसिड्यूअरी ग्रेचुइटी के बारे में कहाँ पे बताया गया?
रेसिड्यूअरी ग्रेचुइटी 45 के सब रूल 3 में बताया गया। बहुत बढ़िया। अच्छा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के बारे में कहाँ पे बताया गया? हेड ऑफ डिपार्टमेंट के बारे में कहाँ पे बताया गया? शेड्यूल 1 में बताया गया। डीएफपीआर जो है, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल, डीएफपीआर के शेड्यूल 1 में बताया गया। हेड ऑफ ऑफिस के बारे में कहाँ पे बताया गया? हेड ऑफ ऑफिस रूल 14 में बताया गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, गवर्नमेंट बोले तो गवर्नमेंट मतलब कौन सा गवर्नमेंट? गवर्नमेंट का मतलब कौन सा गवर्नमेंट? गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। वेरी गुड। चलिए आगे आते हैं हम लोग, लोकल फंड एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या डिफाइन किया गया? लोकल फंड एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट। क्या बोला जा रहा है? लोकल फंड फंड एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट का मतलब होता है फंड एडमिनिस्टर्ड बाय ए बॉडी विच कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो लोकल फंड क्यों है? क्योंकि ये एक बॉडी के द्वारा एडमिनिस्टर्ड हो रहा है। कोई एक बॉडी के द्वारा एडमिनिस्टर्ड हो रहा है। जैसे मान लीजिए म्यूनिसिपलिटी है ना, उसको हम लोग लोकल बॉडी बोलते हैं। तो कोई एक पर्टिकुलर बॉडी के द्वारा ये एडमिनिस्टर्ड हो रहा है, और ये जो बॉडी है, दिस बॉडी कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। ये बॉडी जो है आपका गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है, और उस बॉडी को जब भी कोई एक्सपेंडिचर करना होता है, तो उनको क्या करना होता है? उनको जब भी कोई एक्सपेंडिचर करना होता है, तो गवर्नमेंट रिटेन्स द कंप्लीटेड एंड डायरेक्ट कंट्रोल। तो उसका डायरेक्ट कंट्रोल किसके पास रहेगा? उसका डायरेक्ट कंट्रोल रहेगा गवर्नमेंट के पास। बांग्ला में एक गाना आया हुआ था कि जो तो घुड़ी उड़ाओ लाटे राते, लाटाई तो आमार हाथे, है ना। जब जितना आप पतंग उड़ा लीजिए, उसका जो लटाई होता है, जो आपका जहां से हम लोग रस्सी फेंकते हैं, वो मेरे हाथ में ही रहेगा। तो यहाँ पे बॉडी एडमिनिस्ट्रेड लोकल बॉडी के बारे में बताया गया। तो क्या बोला जा रहा है? भाई काम तुम कर लो, एडमिनिस्ट्रेट तुम कर लो, सारा काम तुम कर लो, पर ये जो लटाई है ना, ये मेरे हाथ में ही रहेगा। तो यहाँ पे जो लटाई है वो तो है लोकल फंड, क्योंकि वो छोड़ रहा है, वो आपका एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, वो खींच रहा है, बट वो किसके हाथ में है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। तो हमको याद रखना है, लोकल फंड विच इज एडमिनिस्ट्रेड बाई ए बॉडी विच कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। और जब भी यहाँ पे कोई एक्सपेंडिचर होगा, तो गवर्नमेंट रिटेन्स द कंप्लीट एंड डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ दैट। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लोकल फंड एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट। कुछ और डेफिनेशन है, आज हम लोग डेफिनेशन तक ही पढ़ेंगे अभी अभी के क्लास में, फिर हम लोग अगले क्लास में दूसरा पोर्शन देखेंगे। बोला कि माइनर कौन होता है? तो माइनर का मतलब हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज। इसको याद रखना है, सभी लोग जानते हैं, जिसका 18 साल कंप्लीट नहीं हुआ उसी को हम माइनर बोलेंगे। फिर आता है आपका पेंशन। पेंशन में क्या बोला जा रहा है? पेंशन के भीतर इंक्लूड होता है ग्रेचुइटी। ये बोला जा रहा है पेंशन इंक्लूड्स ग्रेचुइटी बट नॉट इंक्लूड्स डियरनेस रिलीफ। तो पेंशन के भीतर ग्रेचुइटी को भी इंक्लूड किया गया, अनलेस यहाँ पे एक्सेप्शनली उसको अलग नहीं किया, डिस्टिंग्विश नहीं किया। नॉर्मल केसेस में पेंशन के भीतर ग्रेचुइटी को भी इंक्लूड किया गया, और बोला गया डियरनेस रिलीफ जो है ये आपका इंक्लूडेड नहीं है। तो ये सवाल एग्जाम पे पूछा जा सकता है, पेंशन के भीतर कौन सा इंक्लूडेड है? तो ग्रेचुइटी इंक्लूडेड है, डियरनेस रिलीफ जो है इट इज नॉट इंक्लूडेड। अब यहाँ पे बताया गया पेंशन डिसबर्समेंट अथॉरिटी। कौन कौन हो सकता है पेंशन डिसबर्समेंट अथॉरिटी? तो इसके भीतर कोई भी बैंक, है ना, जिसको आरबीआई के द्वारा, आरबीआई के साथ कंसल्टेशन में सिलेक्ट किया गया है ना। तो कोई भी बैंक हो सकता है जो किसी सिविल पेंशनर को पेंशन पे करता है। पोस्ट ऑफिस हो सकता है, कोई भी ट्रेजरी या सब ट्रेजरी हो सकता है। ट्रेजरी और सब ट्रेजरी वगैरह जो रहता है, सब डिविजनल ऑफिस या उस टाइप पे, वहाँ पे आपका एक डिपार्टमेंट रहता है अलग, ब्रांच रहता है अलग, जो आपका पेंशन का पेमेंट करता है। जैसे आप वेस्ट बंगाल में देखिएगा, बैरकपुर में एक ट्रेजरी बनाया हुआ है, जो वेस्ट बंगाल का डिफरेंट जो सेक्टर्स का, प्राइवेट सेक्टर वगैरह है, उन लोगों को भी पेंशन पेमेंट करता है। जैसे ईपीएफ के द्वारा जो लोग गवर्न होता है, उसका पेंशन पेमेंट आपका बैंक, आपका बैरकपुर नाम का एक जगह है, वहां से आपका होता है। ठीक है, तो वो होता है ट्रेजरी, और ट्रेजरी के अंदर में आता है सब ट्रेजरी। तो बोला जा रहा है ट्रेजरी और सब ट्रेजरी ये भी आपका पेंशन डिसबर्समेंट अथॉरिटी के भीतर आएगा। अकाउंट ऑफिसर जो है, इनको भी हम पेंशन डिसबर्समेंट अथॉरिटी बोलेंगे। तो यहां से एक 2 नंबर का एमसीक्यू सवाल आसानी से किया जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू सीसीएस पेंशन रूल 2021, who among the following authorities or who among the following comes under the definition of pension disbursement authority? ऑप्शन ए में कर दिया बैंक सिलेक्टेड इन कंसल्टेशन विद आरबीआई, ऑप्शन 2 में कर दिया पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन सी में कर दिया आपका ट्रेजरी एंड सब ट्रेजरी, और ऑप्शन डी में कर दिया ऑल ऑफ दिस। तो हमको याद रखना है कि भाई ये सारा जो है आपका पेंशन डिसबर्समेंट अथॉरिटी के भीतर ही आता है। इवन अकाउंट ऑफिसर जो है वो भी इंक्लूडेड है, सब ट्रेजरी भी इंक्लूडेड है। सवाल एग्जाम पे पूछा जा सकता है।
फिर आता है आपका पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ, सभी लोग जानते हैं क्या है। अब बोला गया इसके भीतर ई पेंशन ऑर्डर जो होता है ना, ई पेंशन पेमेंट ऑर्डर, वो भी इंक्लूडेड है। तो ये भी सवाल में पूछा जा सकता है, वेदर ई पेंशन पेमेंट ऑर्डर इज इंक्लूडेड इन पीपीओ और नॉट। तो हमको याद रखना है बिल्कुल भैया, ई पेमेंट का पेंशन, ई पेंशन पेमेंट ऑर्डर जो होगा, इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर पेंशन पेमेंट ऑर्डर अंडर पीपीओ। फिर यहाँ पे डिफाइन किया गया क्वालिफाइंग सर्विस को। फिर डिफाइन किया गया क्वालिफाइंग सर्विस को। क्या बोला जा रहा है? क्वालिफाइंग सर्विस मीन्स सर्विसेज रेंडर्ड while on duty or otherwise which shall be taken into account for the purpose of pension and gratuity admissible under this rule। तो बोला कि भैया तुम छुट्टी में हो, तुम ड्यूटी में हो, कहाँ हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर वो पीरियड को, द पीरियड हैज बीन टेकन इनटू अकाउंट, उस पीरियड को अकाउंट पे लिया गया, किस पर्पज से? फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पेंशन एंड ग्रेचुइटी। तो उस पीरियड को हम क्वालिफाइंग सर्विस मानेंगे फॉर द पर्पज ऑफ पेंशन एंड ग्रेचुइटी, है ना। अलग अलग पर्पज से क्वालिफाइंग सर्विस अलग हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि पेंशन एंड ग्रेचुइटी के लिए उस पर्पज को क्वालिफाइंग सर्विस माना जाएगा। ठीक है, तो ये डिफाइन किया गया। अगला डिफिनेशन यहाँ पे दिया गया रिटायरमेंट बेनिफिट का। तो बोला गया दिस इंक्लूड पेंशन, सर्विस ग्रेचुइटी, रिटायरमेंट ग्रेचुइटी। तो रिटायरमेंट बेनिफिट के भीतर क्या क्या आएगा? पेंशन आएगा, सर्विस ग्रेचुइटी आएगा और रिटायरमेंट ग्रेचुइटी आएगा। तो ये सवाल हमको याद रखना है, सवाल आपका पूछा जा सकता है। रिटायरमेंट बेनिफिट के भीतर क्या आता है? तो पेंशन आता है, सर्विस ग्रेचुइटी आता है और रिटायरमेंट ग्रेचुइटी आता है। फिर सर्विस बुक के बारे में बताया गया। तो बोला गया सर्विस बुक इंक्लूड्स सर्विस रोल्स। तो कोई भी सर्विस बुक के भीतर जो सर्विस रोल रहेगा, मतलब इट इज नॉट ए पार्ट, मतलब ये आपका इंटीग्रेटेड पार्ट नहीं है, बट कोई टेम्पोरली कोई सर्विस रिलेटेड मैटर पे ही कुछ बनाया गया था, तो वो भी आपका सर्विस बुक का ही आपका पार्ट होगा। आप मान लीजिए कि कोई एक सेपरेट पेज, सेपरेट शीट विच हैज बीन प्रिपेयर्ड एंड विच इज कनेक्टेड टू द सर्विस बुक, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि सर्विस बुक के भीतर सर्विस रोल भी इंक्लूडेड है। फिर हमने देखा ट्रेजरी का डेफिनेशन। ट्रेजरी के भीतर बोला गया सब ट्रेजरी इज ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ ट्रेजरी, है ना। तो यहाँ तक हमारा डेफिनेशन पोर्शन जो है खत्म होता है। आज हम लोग यहाँ तक ही अभी का समाप्त करते हैं, ठीक है। आप लोगों को भी ऑफिस जाना रहेगा और हमको भी थोड़ा सा दूसरा जगह पे जाना रहेगा। तो क्या हम लोग यहीं पे समाप्त करें या और थोड़ा सा देखना है? यहीं पे समाप्त करें, बताइए। चलिए, देवेन बोल रहे हैं कंटिन्यू, बाकी लोग? चलिए, चलिए एक दो पॉइंट और हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए और एक दो पॉइंट देख लेते हैं, फिर हम लोग शाम को देखेंगे। अब आते हैं हम लोग रूल 4 में। रूल 4 में क्या बताया गया? तो रूल 4 में बोला गया कि गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम सर्विसेज और पोस्ट टू विच दिस रूल डू नॉट अप्लाई। तो ये रूल जिसके ऊपर लागू नहीं होता, यहाँ पे देखिए पेंशन रूल्स डू नॉट अप्लाई। तो कोई ऐसा जगह पे गवर्नमेंट सर्वेंट था जहाँ पे पेंशन रूल लागू नहीं होता है, और यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से मेरा ट्रांसफर हो गया, यहाँ से मेरा ट्रांसफर हो गया। कहाँ पे ट्रांसफर हो गया? तो बोला गया ऐसा स्टैब्लिशमेंट में ट्रांसफर हुआ जहाँ पे ये पेंशन रूल जो है एप्लीकेबल है। तो एक जगह पे मैं था जहाँ पे पेंशन रूल एप्लीकेबल नहीं हुआ था, और वहाँ से मेरा ट्रांसफर हुआ जहाँ पे ये पेंशन रूल एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे क्या किया गया? यहाँ पे हमको 6 महीने का टाइम देता है। क्या बोला जा रहा है? इट शैल बी ओपन टू द गवर्नमेंट सर्वेंट विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ द ऑर्डर ऑफ हिज परमानेंट ट्रांसफर। उनका जब परमानेंट ट्रांसफर का ऑर्डर इशू हुआ वहां से 6 महीना, या फिर इफ ही इज ऑन लीव ऑन दैट डे देन विद इन 6 मंथ ऑफ हिज रिटर्न फ्रॉम लीव विच एवर इज लेटर टू elect to be governed by a pension rule, to elect to be governed by a pension rule to which he was subject immediately before the date of transfer और by this rule। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है जो पहले नॉन पेंशन
वाला एस्टेब्लिशमेंट में था, और बाद में उनका ट्रांसफर जो हुआ है वो आपका पेंशन रूल वाला एस्टेब्लिशमेंट में हुआ है। तो बोला कि जब आपका परमानेंट ऑर्डर इशू हुआ था कि यहाँ से आपका यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, तो वहाँ से आपका ये परमानेंट ऑर्डर जो ट्रांसफर का इशू हुआ, वहाँ से 6 महीने के भीतर आपको ऑप्शन फर्निश करना है कि आपको इसके भीतर रहना है या इसके भीतर रहना है ना। अब सेकेंड केस क्या हुआ, सेकेंड केस बोला कि अगर वो छुट्टी में है तो यहां पे भी छुट्टी से जिस दिन वो रिटर्न करेगा वहां से 6 महीना। तो एक तो हो गया परमानेंट ट्रांसफर, जिस दिन ऑर्डर इशू हुआ वहां से 6 महीना, एक हो गया छुट्टी से जब वापस आया यहां से 6 महीना। इन दोनों के भीतर जो भी बाद में रहेगा, है ना, जो भी बाद में रहेगा उस पीरियड तक इनके पास ऑप्शन दिया गया कि अगर वो चाहता है तो पहले, क्योंकि वो पेंशन रूल में नहीं था, अभी भी वो बिना पेंशन रूल का ही गवर्न हो सकता है। इवन इफ उनका ट्रांसफर किसी पेंशनेबल स्टैब्लिशमेंट में हुआ है, फिर भी वो चाहता है तो नॉन पेंशन वाला स्टैब्लिशमेंट में रह सकता है। 6 महीने के भीतर उनको ऑप्शन फर्निश करना रहेगा। बट एक बार जो उन्होंने ऑप्शन दे दिया तो दोबारा उसको बदल नहीं सकता। ऑन्स द ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड इट शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल, इसको आपका फाइनल माना जाएगा। ठीक है। अब आते हैं हम लोग रूल 5 में, जहां पे बताया गया क्लेम्स टू पेंशन और फैमिली पेंशन। क्लेम टू पेंशन और फैमिली पेंशन, पेंशन और फैमिली पेंशन के लिए कौन कौन क्लेम करेगा, कैसे क्लेम करेगा, उसके बारे में बताया गया रूल 5 में। क्या बोला गया, बोला कि एनी क्लेम टू पेंशन और फैमिली पेंशन शैल बी रेगुलेटेड बाय द प्रोविजन ऑफ दिस रूल in force at the time when the government servant retires or retired or discharged or is allowed to resign from the service or dies as the case may be। तो पहले क्या था, फर्क नहीं पड़ता। आज के दिन में क्या है, वो फर्क पड़ता है। तो जिस दिन गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर कर जाता है, जिस दिन उनको सर्विस से डिस्चार्ज कर दिया गया, जिस दिन उन्होंने रिजाइन कर दिया, जिस दिन उनका डेथ हो गया, उस दिन उस समय पे एट दैट टाइम जो रूल आपका लागू है, द रूल विच इज इन फोर्स, तो द गवर्नमेंट सर्वेंट और द पेंशन और फैमिली पेंशन शैल बी रेगुलेटेड बाय प्रोविजन ऑफ दैट रूल, है ना। उस टाइम पे जो रूल आपका लागू रहेगा, इफेक्ट में रहेगा, उसी के द्वारा ये गवर्न होगा। ये बात हमको याद रखना है, ध्यान रखना है कि डेट ऑफ रिटायरमेंट है, डेट ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस है, डेट ऑफ डेथ है, उस दिन गवर्नमेंट का जो रूल रहेगा, पहले क्या था फर्क नहीं पड़ता, उससे आपको गवर्न होना है, उससे हमारे फैमिली मेंबर्स को गवर्न होना है। ठीक है। अब बोला गया द डे ऑन विच द गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर्स और इज रिटायर्ड और इज डिस्चार्ज और अलाउड टू रिजाइन फ्रॉम सर्विस एज द केस में बी शैल बी ट्रीटेड एज द लास्ट कंप्लीटेड वर्किंग डे। तो जिस दिन हमारा रिटायरमेंट होगा, सर्विस से हम डिस्चार्ज करेंगे, जिस दिन हम रिजाइन करेंगे, उसी को माना जाएगा मेरा लास्ट कंप्लीटेड वर्किंग डे। ठीक है। ठीक है। अब बोला कि अगर किसी का डेथ हो जाता है, मान लीजिए किसी का रात का 12 बजे डेथ, मतलब 1 बजे डेथ हो गया, अब ड्यूटी तो उन्होंने किया नहीं, फिर भी बोला गया द डेट ऑफ डेथ शैल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज कंप्लीट वर्किंग डे, उसको भी हमारा कंप्लीट वर्किंग डे ही मानना है। डेट ऑफ डेथ ऑल्सो ट्रीटेड एज कंप्लीट वर्किंग डे, जिस दिन हम सर्विस से आपका रिजाइन कर दिए, डिस्चार्ज हो गया, रिटायर हो गया, उस दिन को भी माना जाएगा मेरा लास्ट कंप्लीट वर्किंग डे। ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, हाउ एवर इन केसेस वेयर द गवर्नमेंट सर्वेंट इमीडिएटली बिफोर द रिटायरमेंट और डेथ, अब रिटायरमेंट से पहले या डेथ के पहले मैं ड्यूटी से एबसेंट था, मैं छुट्टी में था, या फिर किसी और कारण से मान लीजिए मैं सस्पेंशन में था, तो बोला गया ऐसा केस में द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेट ऑफ डेथ शैल बी ए पार्ट ऑफ सच लीव और एब्सेंस और सस्पेंशन। तो उसके भीतर वो जो पीरियड रहेगा उसको हम लीव में, एब्सेंस में या फिर सस्पेंशन में ही ट्रीट करेंगे, है ना। ऐसा नहीं, इसको हमको ध्यान रखना है कि अगर प्रीवियस पीरियड जो है हम छुट्टी में थे, हम एब्सेंस थे, है ना, एब्सेंट थे, तो उस पीरियड को अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जाएगा। सस्पेंशन में रहेगा तो उस पीरियड को हम सस्पेंशन में मानेंगे, अगर वो छुट्टी में था तो उसको छुट्टी में मानेंगे, तो इस तरीके से उसको आपका ट्रीट किया जाएगा। अब आते हैं हम लोग रूल 6, जहां पे बताया गया लिमिटेशन ऑफ नंबर ऑफ पेंशन, एक आदमी को कितना पेंशन मिल सकता है उसके बारे में बताया गया। तो बोला कि गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट अर्न टू पेंशंस इन द सेम सर्विस और पोस्ट एट सेम टाइम बाय द सेम और कंटिन्यूअस सर्विस। तो गवर्नमेंट सर्वेंट को एक साथ में आपका 2 पेंशन जो है नहीं मिल सकता है, गवर्नमेंट सर्वेंट को एक साथ में 2 पेंशन नहीं मिल सकता है, एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ पर्सन फ्रॉम आर्म्ड फोर्स।
आर्म्ड फोर्स का जो पर्सन रहेगा उनको मिलता है। अदरवाइज क्या बोला जा रहा है, एक्सेप्ट द पर्सन ऑफ आर्म्ड फोर्स नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी एंटाइटल्ड टू ए सेपरेट पेंशन और ग्रेजुइटी फॉर द पीरियड ऑफ री एम्प्लॉयमेंट। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट एक्सेप्ट आर्म फोर्स, अगर उनका री एम्प्लॉयमेंट भी होता है, मतलब पहले एक जगह पे काम किया उसके लिए एक पेंशन था, अब दूसरा री एम्प्लॉयमेंट हुआ उसके लिए एक पेंशन हो रहा है, तो बोल रहे हैं बाबू ये लागू नहीं है, ये आप ले नहीं सकते। केवल आर्म फोर्स का एम्प्लॉयज जो है, आर्म फोर्स में जो था वो अगर आके सेपरेट एम्प्लॉयमेंट लेता है तो वहां पे उनको दो पेंशन मिल सकता है, अदरवाइज किसी को भी दो पेंशन नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट सर्वेंट हु वाज प्रीवियसली अपॉइंटेड इन ए ऑटोनॉमस, अब यहाँ पे और एक एक्सेप्शन दिया गया, और एक एक्सेप्शन देख लीजिए क्या बोला गया, गवर्नमेंट सर्वेंट हु वाज प्रीवियसली अपॉइंटेड इन ए ऑटोनोमस बॉडी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो गवर्नमेंट सर्वेंट जो पहले किसी ऑटोनोमस बॉडी में काम कर रहा था या फिर किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम कर रहा था, एंड सब्सिक्वेंटली ही वाज अपॉइंटेड विथ प्रॉपर परमिशन ऑफ दैट बॉडी और अंडरटेकिंग in the government service on or before 31st December 2003 will be eligible for pension and gratuity for service rendered in the government in addition to पेंशन एंड ग्रेचुइटी रिसीव्ड फ्रॉम ऑटोनोमस बॉडी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो गवर्नमेंट सर्वेंट जो पहले किसी ऑटोनोमस बॉडी में या फिर पीएसयू में काम कर रहा था और उन्होंने प्रॉपर परमिशन के साथ, प्रॉपर ऑथराइजेशन के साथ 31 दिसंबर 2003 के पहले आके किसी पेंशनेबल स्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट का जो है वहां पे ज्वाइन कर गया, तो यहाँ पे उनको ऑटोनोमस बॉडी या पीएसयू में काम करने के लिए एक पेंशन मिल रहा है, वो मिल सकता है, साथ ही साथ गवर्नमेंट पे काम करने के लिए एक और पेंशन भी उनको मिल सकता है। तो ये एक एक्सेप्शन है, इसको भी याद रखना है। तो दो एक्सेप्शन हमने देखा, एक आर्म्ड फोर्स के बारे में बताया गया, एक ऑटोनोमस बॉडी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के बारे में भी बताया गया। तो हमको दोनों याद रखना है, कभी भी सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहां तक ही समाप्त करेंगे, उसके बाद शाम को हम लोग 7 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़े रहे।